हेलो फ्रेंड्स, मैं जया तिवारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CS24 एकेडमी में। आज हम क्लास 12th की समकालीन विश्व राजनीति बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और आज के जो हम पार्ट 2 की जो वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, भारत चीन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जापान की अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसे हम बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ सकें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है चीन की अर्थव्यवस्था का उदय। पहला टॉपिक क्या है हमारा? चीन की अर्थव्यवस्था का उदय। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करा, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, क्या क्या करके अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसे पूरे विश्व के अंदर फैलाया। इन सभी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था चीन की है। एशिया के अंदर जो सबसे तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इस टाइम पर, वो किसकी बढ़ रही है? वो चीन की बढ़ रही है। वो किसकी बढ़ रही है? वो चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अनुमान है कि 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। इस टाइम पर जो सबसे तेज़ी से जिसकी अर्थव्यवस्था फैल रही है वो चीन की है, और आने वाले 2040 के अंदर चीन जो है पूरे विश्व में अपनी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है, और साथ में वो अमेरिका तक को पीछे छोड़ सकता है। इस टाइम पे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा आगे है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक चीन जो है अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। चीन की तरक्की में उसकी सबसे बड़ी आबादी, बड़ा क्षेत्र, संसाधन, सही स्थान और राजनीति का प्रभाव महत्वपूर्ण है। और जो इतनी तेजी से जो चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि चीन की जो आबादी है बहुत बड़ी है। इस टाइम पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वो चीन है। तो चीन की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है, इस वजह से चीन की अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ रही है। दूसरा कारण यह है बड़ा क्षेत्र। चीन का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और संसाधन भी उसके पास बहुत है, और सही स्थान और राजनीति के प्रभाव के कारण जो है चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी और उसका पूंजीवाद देशों से कोई भी संबंध नहीं था। 1949 के अंदर ये था कि जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी क्रांति पर आधारित थी। साम्यवादी क्रांति जो किसकी थी? वो थी सोवियत संघ की। और जो पूंजीवादी क्रांति थी वो किसकी थी? वो थी अमेरिका की। तो इसकी जो उस टाइम पे जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी, और पूंजीवाद मॉडल से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर मैंने आपको इसे अच्छे से डिटेल में समझा रखा है कि पूंजीवाद, साम्यवाद क्या है ना। तो साम्यवाद किस पे? सोवियत मॉडल पे जो है आधारित थी 1949 में चीन की अर्थव्यवस्था, और इसका पूंजीवाद मतलब अमेरिका की जो पूंजीवाद व्यवस्था थी उससे इसका कोई भी संबंध नहीं था। शुरुआत में सोवियत संघ ने चीन के विकास में मदद करी थी, और शुरुआत में क्या था कि जो सोवियत संघ था उसने चीन के विकास के लिए सोवियत संघ ने मदद करी थी। चीन ने खेती से मिले पूंजी का उपयोग सरकार के नियंत्रण में बड़े उद्योग लगाने के लिए किया था, और जो खेती करके जो उसे पूंजी मिली थी उसका उपयोग चीन ने किसके लिए किया था? उसका उपयोग जो है इसने बड़े उद्योग लगाने के लिए किया था। किसके लिए किया था? बड़े उद्योग लगाने के लिए जो है चीन ने क्या करा था? पूंजी का इस्तेमाल करा था। और इसने जो है सोवियत संघ था इसने जो है चीन के विकास में मदद करी थी, और जो इसे खेती से जो पूंजी मिली उसका इसने बिजनेस में जो है उद्योग लगाने के लिए जो है इस्तेमाल कर लिया था।
विदेशी मुद्रा की कमी के कारण चीन ने बाहर से सामान मंगाने की बजाय उन्हें अपने ही देश में बनाना शुरू कर दिया। चीन के पास जो है विदेशी मुद्रा का अभाव था, उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो वो बाहर के देश से तो अपना सामान मंगा नहीं सकता था। तो इसी कारण चीन ने क्या करा, चीन ने जो है अपने ही देश में सामान बनाना शुरू कर दिया। अगर चीन के पास विदेशी मुद्रा होती तो वो दूसरे देश से सामान मंगा लेता, लेकिन चीन के पास जो है विदेशी मुद्रा का अभाव था, तो उसने सारा सामान जो है अपने ही देश के अंदर बनाना शुरू कर दिया था। इससे चीन ने अपने संसाधन का उपयोग करके बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी। और इस कारण से क्या हुआ था कि अपने संसाधन का उपयोग करके, अपने संसाधन का इस्तेमाल करके चीन ने जो है बड़े स्तर पे पूरे विश्व के अंदर क्या हुआ, अपने अर्थव्यवस्था की नींव रखी। अगर आप एक फ़ोन ले लो और फ़ोन को ऐसे खोल के देखोगे तो उसके अंदर जो सामान लगे होते हैं उन सामानों पे क्या लिखा होता है, मेड इन चीन, मेड इन चीन, हर जगह लिखा होता है मेड इन चाइना। तो इसी वजह से क्या है कि जितने भी सामान, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं, सबके अगर खोल के देखोगे तो उस पर हर सामान के अंदर का जो पार्ट होता है उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, है ना। तो हर जगह उसने अपने व्यापार को बढ़ाया और इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने अपने देश में बनाया और उसके बाद धीरे धीरे बाहर के देशों में व्यापार करना शुरू कर दिया था। चीन को सोवियत संघ जैसे संकट का सामना भी करना पड़ा और चीन को जो है सोवियत संघ जैसे संकट का भी इसको सामना करना पड़ा। उसका उद्योग उत्पाद तेजी से नहीं बढ़ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। और इससे क्या था कि उसका जो उद्योग था, जो वो बिजनेस कर रहा था, वो तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम था। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि बाहर के जो देश थे उसके साथ उसके व्यापार जो है अच्छे नहीं थे और अच्छा मुनाफा उसे नहीं मिल रहा था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी और जो लोगों को जो सैलरी दी जाती थी वो भी बहुत कम होती थी। अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए चीन ने 1970 के दशक में अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए और 1972 में अमेरिका के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध शुरू करा। और अपनी जो चीन की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, तो उसके वजह से चीन ने क्या करा, अब 1970 के दशक में 1970 में जो है अपनी नीतियों में बदलाव करे कि जिस तरीके से वो नीतियाँ उसकी पहले थी उसे उसने बदल दिया कि अब नए तरीके से वो काम करना शुरू करेगा चीन। और इसमें क्या करा, उसने 1972 में जो है अमेरिका के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाना शुरू कर दिया ताकि उसके देश की आर्थिक समस्या हल हो सके। प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने खेती, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 1973 में 4 प्रस्ताव पास करे थे। और जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या करा था, 1973 के अंदर 4 प्रस्ताव पास किए थे ताकि उसके देश की अर्थव्यवस्था सही हो सके। तो इसके लिए उसने जो है नए नए तरीके बनाना शुरू करे। तो किस क्षेत्र में उसने तरीका बनाया था, उसने खेती के लिए कि खेती हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी सी हो, उद्योग के लिए बनाया था, सेना के लिए बनाया था और किसके लिए बनाया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए उसने जो है नियम बनाए थे। उसका एक 1973 में प्रस्ताव पास किया था। चीन में आर्थिक सुधार के लिए खुले दरवाजे की नीति 1978 में शिया ओपनिंग द्वारा शुरू की गई थी और आर्थिक सुधार की जो है नीति 1978 के अंदर शुरू की गई थी कि ताकि हमारे देश के जो है आर्थिक विकास जो है तेजी के साथ हो सके, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, चीन के देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ सही हो सके। विदेशी पूंजी और तकनीक में निवेश से उत्पादन बढ़ाने के लिए चीन सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। चीन ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई और अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला, ना कि एकदम से। अब इसमें क्या था कि विदेशी पूंजी को और तकनीकी निवेश का उत्पादन बढ़ाने के लिए कि विदेश से जो उसे अच्छी खासी पूंजी मिले और जो है तकनीक का जो है उत्पादन तेजी के साथ बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या करा, उसने अपनी जो है नई अर्थव्यवस्था नीति को अपनाया और उसे एकदम से नहीं खोला कि अगर कोई चीज़ वो बाहर के देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो तेजी के साथ उसको
उसे करना शुरू कर दे। पहले उसने अपने देश के अंदर, फिर धीरे धीरे बाहर के देशों में, और इसी तरीके से चीन ने पूरे विश्व के अंदर अपने सामान का व्यापार करना शुरू कर दिया था। और ये काम उसने एकदम से नहीं करा कि एकदम से करना शुरू कर दिया और उसे घाटा हो जाए। पहले उसने इसे धीरे धीरे खोला, धीरे धीरे खोला, एकदम से नहीं खोला, है ना। धीरे धीरे खोलने का मतलब है कि पहले छोटे छोटे जगहों पर उसने अपने सामान का व्यापार करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके पूरे विश्व में कर दिया, ताकि वो जो है घाटा इसमें ना खाए। उन्नीस में खेती में बदलाव किए गए और 1978 में उद्योग का निजीकरण किया गया। 1982 के अंदर 1982 में चीन के अंदर खेती में बदलाव किया गया। चीन के अंदर किस में बदलाव किया गया? खेती के अंदर बदलाव किया गया। और 1978 में जो है इसका क्या किया गया? उद्योग का निजीकरण कर दिया गया। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए। और विदेश के साथ निवेश मतलब विदेशों के साथ जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है निवेश बढ़ाने, आर्थिक क्षेत्र बनाए गए जहां व्यापार से जुड़े नियम आसान कर दिए गए थे। इन प्रयासों से खेती और उद्योग दोनों में विकास हुआ और चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। और जो उसने ये सारी नीतियां खेती के लिए, उद्योग के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, इन सब चीज़ों की जो नीतियां बनाई उसमें चीन को सफलता मिली। और इससे क्या हुआ? इन प्रयासों से खेती और उद्योग दोनों क्षेत्र में जो है चीन का तेजी के साथ विकास हुआ और चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। मतलब वो विदेशों के साथ निवेश करने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण स्थान बन गया। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ली और चीन ने क्या करा? 2001 के अंदर क्या करा? विश्व व्यापार संगठन की जो है वो संस्था ले ली, संस्था ने सदस्यता ले ली, है ना, सदस्यता ले ली। इसके बाद चीन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंध भी मजबूत किए। और इसके बाद क्या करा कि चीन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंध को मजबूत करा। 2001 में जो है चीन ने 2001 के अंदर चीन ने क्या करा? व्यापार संगठन से, विश्व व्यापार संगठन से क्या ली थी? सदस्यता ले ली थी। और इसके बाद इसने क्या करा कि पूरे दुनिया के साथ जो है वह व्यापार करना शुरू कर दिया और अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया था चीन ने। चीन को बेरोजगारी, असमानता, पर्यावरण की समस्या और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और चीन के सामने क्या था? चीन के सामने बेरोजगारी का, असमानता का, पर्यावरण की समस्या और भ्रष्टाचार, इन सभी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। भारत और चीन के संबंध, अब इसके अंदर हम जानेंगे कि भारत और चीन के संबंध कैसे थे, कैसे हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत और चीन से एशिया के भविष्य को लेकर उम्मीद थी। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या था कि भारत के अंदर और चीन से क्या था कि एशिया के भविष्य को लेकर उम्मीद थी कि ये लोग एशिया के भविष्य को लेकर अच्छा काम करेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी था, लेकिन सीमा और तनाव से यह उम्मीद कम हो गई। पहले ऐसी उम्मीद की जाती थी जब देश आज़ाद हुआ था कि चीन और भारत जो है एशिया के भविष्य को लेकर अच्छा काम करेगी। और एक नारा भी था चीनी हिंदी भाई भाई का, हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा भी था। लेकिन सीमा और पर तनाव की वजह से क्या हुआ? दोनों देश के अंदर, चीन और भारत के अंदर जो सीमाओं को लेकर तनाव बढ़े, तो इसके वजह से क्या हुआ? लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई कि चीन और भारत जो है मिलकर एशिया का भविष्य अच्छा करेगा। 1950 से ही तिब्बत और सीमा विवाद के कारण मतभेद शुरू हुआ और 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर युद्ध हुआ। और 1950 के अंदर क्या हुआ? तिब्बत और सीमा विवाद को लेकर जो है मतभेद शुरू हो गया। जो तिब्बत की सीमा विवाद को लेकर मतभेद शुरू हो गया और 1962 के अंदर क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया।
पता चल गया आपको कि 1962 में किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और लद्दाख क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1976 तक दोनों देशों के संबंध खराब रहे। 1976 के अंदर क्या था कि भारत और चीन के जो है संबंध जो है खराब थे 1976 तक। इसके बाद धीरे धीरे सुधार शुरू हुआ और 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करी गई। अब जो सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुए, जो लड़ाई झगड़े हुए, इसके लिए क्या था कि दोनों देश के जो संबंध थे वो 1976 तक बिल्कुल खराब थे। लेकिन धीरे धीरे इस संबंध को अच्छा करने के लिए कि भारत और चीन का जो संबंध है वो अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या हुआ कि 1981 में विवाद को सुलझाने के लिए जो है बातचीत करनी दोनों देशों ने शुरू कर दी थी। 1988 में राजीव गांधी की चीनी यात्रा से संबंधों में सुधार आया और उसके बाद क्या हुआ कि 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करी, मतलब चीन के देश में राजीव गांधी गए और बातचीत करके जो है संबंधों को अच्छा किया था राजीव गांधी ने। दोनों देशों ने सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाया और चीन और भारत ने क्या किया, जो सीमाओं को लेकर विवाद चल रहे थे भारत और चीन को लेकर, उसमें क्या हुआ, दोनों देशों ने तय करा कि वो शांति बनाए रखेंगे और अपने रिश्ते को अच्छा करेंगे। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीक में सहयोग के समझौते किए और व्यापार के लिए रास्ता खोला। अब यहाँ पे क्या था कि दोनों देश मतलब कि भारत और चीन जो है अपनी संस्कृति के आदान प्रदान के लिए विज्ञान के क्षेत्र में जो है सहयोग करने के लिए समझौता किया और साथ में ये कहा गया कि चीन जो है भारत के अंदर आके व्यापार कर सकता है, मतलब चीन अपना सामान भारत के अंदर बेच सकता है। इस पे क्या हुआ, इस पे जो है समझौता किया गया था। 1999 में चीन व्यापार हर साल 30% की दर से बढ़ता था। 1999 के अंदर क्या था कि जो चीन का जो व्यापार था वो भारत के अंदर 30% की दर से बढ़ रहा था। जो व्यापार 1992 में 338 मिलियन था वो 2017 में बढ़कर कितना हो गया, 84 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ी के साथ जो है चीन का व्यापार भारत के अंदर फैला कि 1992 में जो चीज़ 338 मिलियन थी, जो चीज़ क्या था 338 मिलियन थी वो जो है 2017 के अंदर कितना हो गया, 84 बिलियन डॉलर हो गया। कितनी तेजी के साथ जो है चीन ने भारत के अंदर आके व्यापार करा और कितनी तेजी के साथ ये जो है व्यापार का जो सिस्टम है कितनी तेजी के साथ बढ़ा था भारत के अंदर। वर्तमान में दोनों देश ऊर्जा जैसे क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत थे। जो वर्तमान का जो समय है उसमें क्या था कि दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कि भारत चीन का सहयोग कर रहा है और चीन जो है भारत का सहयोग कर रहा है। परिवहन और संचार बढ़ाने से दोनों देशों के बीच अच्छे और मजबूत संबंध बनाने में मदद मिली और परिवहन के क्षेत्र में जो है क्या है, परिवहन और संचार बढ़ाने में दोनों देशों के बीच अच्छे और मजबूत संबंध बनाने में भी मदद मिली थी। सहयोग के बावजूद कुछ मुद्दों के कारण दोनों देशों में अविश्वास भी है और इतना सहयोग करने के बाद कि मतलब चीन भारत के साथ इतना ज़्यादा व्यापार कर रहा है और भारत और चीन एक दूसरे को बहुत सी चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या है कि सहयोग के बावजूद भी कुछ मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में क्या है, अविश्वास है। सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और आतंकवाद के मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं और इसमें क्या है कि सीमा के विवाद को लेकर, जो सीमा का विवाद है उसे लेकर चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे और आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर भारत और चीन के अंदर मतभेद बना हुआ है। किस चीज़ के ऊपर, आतंकवाद के लेकर, सीमा विवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इन सभी चीज़ों की वजह से भारत और चीन के बीच में मतभेद बना रहता है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ चीन के संबंध को दक्षिण एशिया में भारत के हित के लिए ठीक नहीं माना जाता। अब इसमें क्या है कि बांग्लादेश और म्यांमार
म्यांमार के साथ जो चीन के संबंध बने हुए हैं, जो इन दोनों देशों के साथ चीन के संबंध बने हुए हैं, इसमें क्या है कि दक्षिण एशिया में भारत के हित के लिए इसको ठीक नहीं माना जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत और चीन के बीच में मतभेद बना रहता है। चाहे चीन भारत के अंदर आके व्यापार करती है और भारत भी बहुत सी चीज़ों में चीन का सहयोग करता है, लेकिन उसके बाद भी सीमा विवाद, आतंकवाद, इन सभी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में मतभेद हमेशा बने रहता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जापान और दक्षिण कोरिया की उभरती शक्ति। इसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है जापान की जो है अपनी ताकत और अपनी कमजोरी है, दक्षिण कोरिया की भी और जापान की भी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे और इसके अर्थव्यवस्था में जो है, इसके बजट में ये कितना प्रतिशत देता है, अपने सैन्य में कितना खर्चा करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया आज के समय में महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बनकर उभरे हैं। दक्षिण कोरिया और जापान जो है आज के समय में वैश्विक शक्ति बनकर उभरे हैं। दोनों की अपनी ताकत भी है और दोनों की अपनी कमजोरियां भी हैं, और दोनों देश की अपनी ताकत भी है और अपनी कमजोरियां हैं, और इन्हीं के बारे में, इनकी ताकत और इनकी कमजोरियां अर्थव्यवस्था में, बजट में, इन सब चीज़ों में इनका कितना योगदान है, इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे जापान और कोरिया के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। जापान उच्च तकनीक वाला उत्पाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जो जापान है वो उच्च तकनीक का जो उत्पाद देता है, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, इन सभी चीज़ों का जो है उत्पाद कौन करता है? इन सभी चीज़ों का उत्पाद जो है वो जापान करता है। और शायद आपके घर में भी इस ब्रांड का सामान ज़रूर होगा, किसी के पास फ़ोन होगा, किसी के पास टीवी। तो ये जो ब्रांड है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, इसका उत्पाद जो है वो जापान करता है। उसके पास प्राकृतिक संसाधन कम है, और जापान के पास जो है प्राकृतिक संसाधन जो है वो कम है। जो प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं वो जापान के पास बहुत कम है, इसलिए वो कच्चा माल जो है बाहर से मंगाता है, और इसी वजह से उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसी वजह से जापान कच्चा माल बाहर से मंगाता है। इसके बावजूद और इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने तेज़ी से विकास किया, और इसके बाद भी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद भी जापान ने तेज़ी से अपना विकास किया था। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो अमेरिका था उसने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया था, जिसके वजह से कई सालों तक वहाँ की जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो विकलांग पैदा हो रहे थे। लेकिन इसके बाद भी जापान ने अपने आप को इतनी तेज़ी के साथ उभारा कि आज वो बड़े बड़े ब्रांड जो है उसी के देश के हैं, उसकी तकनीक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और वो दुनिया के पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आने लगा है। जापान के प्रसिद्ध ब्रांड जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा और उच्च तकनीक वाले उत्पाद बनाता है। और जो ये बड़े बड़े जो उत्पाद है, बड़े बड़े ब्रांड के जो उत्पाद है, ये कौन बनाता है? ये जो है जापान बनाता है। अब सोनी कंपनी कहाँ की है? वो जापान की है, और शायद आप लोगों के पास में से भी किसी के पास सोनी का फ़ोन होगा, किसी के पास सोनी का टीवी होगा। तो इन सब चीज़ों का जो ब्रांड है वो जापान बनाता है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन ना होने के बाद भी ये बाहर देश से मंगा के भी इतना ज़्यादा ये विकास कर रहा है जापान। 1964 में जापान आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन का सदस्य बना, और 1964 में जो है जापान आर्थिक सहयोग और विकास का जो संगठन था उसका जो है जापान सदस्य बना। 2017 में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और 2017 में जापान तीसरी सबसे बड़ी क्या थी? अर्थव्यवस्था थी। यह G7 का एकमात्र एशियाई सदस्य है, और ये G7 का एकमात्र क्या है? एशियाई सदस्य है, और दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और दुनिया का पहले नंबर पे कौन है? चीन है, और 11वें नंबर पे जो है जापान आबादी वाला जो है वो देश है। जापान संयुक्त राष्ट्र के बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है, और जो जापान है वो संयुक्त राष्ट्र के बजट में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा। पहले नंबर पे अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है जापान जो है योगदान देने वाला देश है, जो लगभग 10% योगदान देता है। और जापान कितना प्रतिशत योगदान देता है? 10% योगदान देता है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र के बजट के अंदर। बजट के अंदर कितना प्रतिशत देता है? बजट में जापान जो है सिर्फ 10% योगदान
देता है, और इसी वजह और 10% देने के बाद भी जापान दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। जापान का सैन्य खर्च कुल घरेलू उत्पाद का 1% है, और जापान जो है सैन्य के ऊपर सिर्फ 1% जो है खर्च करता है, फिर भी ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता है। और इसके बाद भी सिर्फ 1% जो है सकल घरेलू उत्पाद का 1% ये खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी 7वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? जापान। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। कोरिया प्रायद्वीप का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में 38वीं सीमांतर रेखा को बांट दिया गया था। अब इसके अंदर क्या है कि दक्षिण कोरिया के अंदर और उत्तरी कोरिया, इन दोनों के अंदर क्या था? एक 38वीं समांतर रेखा थी। इन दोनों के बीच में उस समांतर रेखा को बांट दिया गया था। किसको बांट दिया गया था? 38वीं समांतर रेखा को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में बांट दिया गया था। 1950 के कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया, और जो शीत युद्ध हुआ था उसके कारण, शीत युद्ध के कारण जो है दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बढ़ गया था। 17 सितंबर 1991 को दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे, और 17 सितंबर 1991 में क्या हुआ था कि दोनों देश जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे, और इसी दौरान दक्षिण कोरिया एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभरा था। और जो ये संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य बने थे, इसी वजह से क्या था कि दक्षिण कोरिया के अंदर जो है दक्षिण कोरिया एशिया में सब एक महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभरा था। 1960 और 1980 के बीच में दक्षिण कोरिया ने तेजी से आर्थिक विकास किया, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। और 1960 और 1980 के दशक में क्या हुआ था? दक्षिण कोरिया ने तेजी से अपना आर्थिक विकास किया, जिसके वजह से इसे क्या कहा जाता है? हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना, और 1996 में क्या था? दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था में 11वीं सबसे बड़ी थी, और इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी? दक्षिण कोरिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में थी, और इसका सैन्य खर्च दुनिया में 10वां सबसे बड़ा खर्च है। और इसका जो सैन्य खर्च है वो 10वां जो है सबसे बड़ा सैन्य खर्च किसका है? दक्षिण कोरिया का है। 2016 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 था। इसके विकास के कारण में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, अच्छा मानव संसाधन, तेज आर्थिक विकास शामिल है। और इसके विकास में जो है क्या है? इसके विकास में जो है सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, अच्छा मानव संसाधन और तेजी से आर्थिक विकास शामिल है दक्षिण कोरिया के विकास के अंदर। सैमसंग, LG दक्षिण कोरिया के बड़े ब्रांड प्रसिद्ध हैं, और सैमसंग और LG जो ब्रांड है भारत के अंदर वो किसका है? वो जो है दक्षिण कोरिया का है, और ये क्या है? एक प्रसिद्ध ब्रांड है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते हुए हैं जो बढ़ते व्यापार और सांस्कृतिक संबंध को दिखाते हैं। और जो भारत के अंदर और दक्षिण कोरिया के बीच में कई सारे समझौते हुए हैं, और ये किसको दिखाते हैं? व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को दिखाते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, शायद आप में से किसी के पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन होगा, LG के घर में टीवी होगी, तो इन सब चीज़ों का कहाँ है? ये सारा जो है दक्षिण कोरिया का है। और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में कई सारे जो है समझौते हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? व्यापार के लिए समझौते हुए हैं, और सांस्कृतिक संबंधों के लिए जो है समझौते हुए हैं। दक्षिण कोरिया आज एक विकसित देश है। अपने घरेलू उत्पाद के आधार पर यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और तकनीक के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। और जो है दक्षिण कोरिया आज के समय में एक विकसित देश है, और इसका जो अपना घरेलू उत्पाद के हिसाब से कौन से 13वें नंबर पर है, और ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और तकनीक के क्षेत्र में भी दक्षिण कोरिया काफ़ी आगे है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और जब ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में देखे जाते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।